Problems you face with decision control structure, वो समस्याएं जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ आप लोग फेस करते हैं। हमारे आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट इसमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं कि हम लोगों ने 2 ट्यूटोरियल्स बनाए हैं इसके ऊपर। फर्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट 1 एंड सेकेंड ट्यूटोरियल पार्ट 2। ये ट्यूटोरियल 17 और 18 ये दोनों ट्यूटोरियल इन्हीं बातों पे डिस्कस करने के लिए है कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के यूज़ करते वक्त आप वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या नया है आपके लिए सीखने को। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 17th tutorial of our video series BlueJ for 10th. और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं या कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या कॉमन चीजें हैं, वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप इसमें कमिट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो हम लोगों ने 9th क्लास में डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और अगर आप लोगों ने BlueJ for 9th का वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप उसे अभी देख सकते हैं। फिर भी आज हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में उनकी कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोग उसके साथ करते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है, यानी फ्लो ऑफ प्रोग्राम। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है प्रोग्राम लिखने का जिसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो नॉर्मल नहीं होता। तो हमारे पास ऐसे क्या डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपने पढ़ा है सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट, जिसमें एक सीक्वेंस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक। दूसरा है डिसीजन कंस्ट्रक्ट, जिसमें हम लोग कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स या स्किप करते हैं कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स। तो हमारे जावा में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि इफ एल्स, इफ एल्स इफ या इफ एल्स इफ लैडर जिसे आप कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, राइट, एंड टर्नरी ऑपरेटर, एंड हमारा स्विच केस भी हम इसी में डील करते हैं। तो स्विच हम सारे तो आज डील नहीं करेंगे, मगर हम लोग इनमें से कुछ को जरूर आज देखेंगे और उनसे होने वाले एरर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ एक कीवर्ड है और इसके साथ हम एक बूलियन एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो इफ एक कीवर्ड है, डेफिनेटली लोअर केस में है, और इसके साथ हम लोग एक बूलियन एक्सप्रेशन दे सकते हैं और ये बूलियन एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू या फॉल्स होगा। और ये बूलियन एक्सप्रेशन के साथ साथ हम एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जो स्टेटमेंट हम चाहें, और सेमीकोलन के साथ उसको एंड कर सकते हैं। यह है सिंगल स्टेटमेंट इफ। इसी की तरह से आप मल्टी स्टेटमेंट इफ भी बना सकते हैं, जिसमें आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप बूलियन एक्सप्रेशन के साथ दे सकते हैं। इसमें कर्ली ब्रेसेस के थ्रू आप ब्लॉक क्रिएट करते हैं और वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप इस ब्लॉक में लिखते हैं। अब इन केसेस में क्या होता है कि बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो ये स्किप हो जाता है। यहां पर भी ट्रू होगा तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स होगा तो ये दोनों स्किप होंगे। सो इस केस में हम एरर कहां करते हैं? इस केस में हम लोग 2 कॉमन तरीके के एरर करते हैं। पहला एरर जो हम लोग कमिट करते हैं वो सेमीकोलन के साथ है। सपोज मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं और फिर आपसे उस एरर के बारे में बात करता हूं। सपोज एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो भी सिंगल स्टेटमेंट के साथ। मल्टी स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम कम आती है। एक बूलियन एक्सप्रेशन है लाइक x की वैल्यू 10 है, ये डिक्लेयर्ड है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, राइट, एंड सेमीकोलन, and system.out.println x. So definitely आप लोग बोलेंगे कि डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे कि इस केस में x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी।
अगर आप लोगों ने सेमीकोलन पे ध्यान नहीं दिया होगा तो ये वो पहली मिस्टेक है जो हम लोग सिंगल स्टेटमेंट इफ के साथ करते हैं। ये एक बार और मैं बताऊंगा, ये एक दूसरी जगह पे हम लोग इसको दोहराते हैं, वहां पे मैं बताऊंगा। एक दूसरी मिस्टेक जो इसके साथ हम लोग करते हैं वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज। ओके, जब सेमीकोलन नहीं होता और इनफैक्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ हम लोग इसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट इज x प्लस प्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ओके, x प्लस प्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? क्वेश्चन होगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट। स्टूडेंट कहेंगे कि सर आउटपुट विल बी 11, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट रॉन्ग, बिकॉज अगर आप x की चेक करें, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है और उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 और वो यहां पे कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहां पे आके प्रिंट कर देगा 11। अगर ये हो x प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 10, अब बच्चे बोले कि सर अभी ये प्रिंट नहीं होगा, तो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ये प्रिंट करेगा 11। कंडीशन है x इज इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन चेक हो रहा है x प्लस 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 है, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले x की वैल्यू चेक होगी। तो x में ऑलरेडी 10 है और यहाँ पे x की वैल्यू चेक हो रही है। यस ऑफ कोर्स इट इज लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है, कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 11, कंडीशन अभी भी ट्रू और प्रिंट करेगा 11। बट अगर मैं इस जगह पर प्लस प्लस x लिख दूं, राइट, तो इस केस में आउटपुट क्या होगा आप गेस कर सकते हैं? आप बोलेंगे 11, यहां पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि यहां पर प्री है, x में वैल्यू 10 है, यहां पे आया प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले वो इसको इंक्रीमेंट करेगा और फिर कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा। तो पहले इंक्रीमेंट करेगा 11, राइट, एंड फिर कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा। 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स है और वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ एक मिस्टेक और करते हैं, जब हम मानते हैं कि कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेगा, राइट, और खासतौर पे पोस्ट के साथ, लाइक x प्लस प्लस इज ग्रेटर देन 10, राइट, और यहां पर हमने एक और मिस्टेक साथ में कर दी। सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, हमने यहां पर x को प्रिंट कर दिया एक सेमीकोलन के साथ। अब बच्चे चेक करते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स है, बढ़ भी जाएगी तो भी फॉल्स है। अब बोलेंगे x प्रिंट नहीं करता, तो सेमीकोलन की वजह से डेफिनेटली x प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स भी होगी तो भी x प्रिंट करेगा। तो चलिए x प्रिंट करेगा। अब बच्चों से पूछे x प्रिंट करेगा, तो बच्चे बोलेंगे सर 10 प्रिंट करेगा। क्यों भाई? क्योंकि x में 10 है और कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो इंक्रीमेंट करेगा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स है, नो मैटर, बट x को वो इंक्रीमेंट करेगा, x 11 में चेंज होगा और वो नीचे आके प्रिंट करेगा 11। तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। ये इफ के साथ वो कॉमन मिस्टेक्स है सेमीकोलन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो आप लोग करते हैं। जो दूसरी मिस्टेक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड है, वो है इफ एल्स के साथ। और इफ एल्स के साथ क्या दूसरी मिस्टेक है? एक तो सेमीकोलन की मिस्टेक है, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि इफ एल्स में अगर आपको पता होगा इफ जहां पे एंड होता है वहीं पर एल्स शुरू होता है, राइट। तो इफ का अगर बूलियन एक्सप्रेशन है, राइट, इफ यहाँ एंड हो रहा है तो यहीं पर आप एल्स शुरू करेंगे, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो चाहे मल्टी स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है, राइट, ये स्टेटमेंट है, इफ एंड हो रहा है यहाँ पर तो यहीं पर आप एल्स शुरू करेंगे। अब एक कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि कभी कभी सेमीकोलन होते हुए यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं और उसके बाद एल्स लिखते हैं, तो ये सिंटेक्स एरर आएगा। नॉर्मली आप बोलेंगे कि इफ में तो सेमीकोलन लगाते हैं तो एरर नहीं आता, अब एरर आ रहा है। यस, यहाँ पर ये सिंटेक्स एरर आएगा। वो इफ के लिए सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, वो एल्स के लिए आएगा। वो बोलेगा कि एल्स और इफ के बीच में कोई स्टेटमेंट है, और बिल्कुल है क्योंकि इफ तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है ना, और एल्स यहाँ से शुरू हो रहा है, और इन दोनों के बीच में एक स्टेटमेंट आपने लिख रखा है, राइट। तो ये मिसप्लेस्ड एल्स का या रॉन्ग प्लेसमेंट का एरर है जो इफ एल्स के साथ आता है। तीसरा जो है हमारा वो है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, और नेस्टेड इफ एल्स में अक्सर आपको होती है कंफ्यूजन, और कोई एरर तो जनरली नहीं होता। नेस्टेड इफ एल्स में आपको होती है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया है लॉजिक बिल्डिंग का। आप पहले क्वेश्चन के लॉजिक को लिखिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 9th क्लास में आपको 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करने वाला प्रोग्राम बताया है, और अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और उसमें मैंने इस बारे में जिक्र किया है कि कैसे आप पहले लॉजिक बिल्ड करेंगे, और एक बार जब आपका लॉजिक तैयार हो जाएगा तब आप नेस्टेड इफ एल्स को शुरू करेंगे। एक बार आप उसे गो थ्रू कीजिए, अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो आप कमेंट बैक कीजिए। मैं इसके ऊपर नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर फिर से बात करूंगा, क्योंकि इसमें सिंटेक्स वाइज कोई और एरर जनरली नहीं आता है बच्चों का। जो दूसरा एरर आता है वो आता है आपका इफ एल्स के साथ, और वो है इफ एल्स विथ लॉजिकल ऑपरेटर। और उसमें एरर क्या आता है, वो होता है रॉन्ग यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। और इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करना है, आप इसको नेस्टेड इफ एल्स के साथ बना सकते हो, नो डाउट आप इसको नेस्टेड इफ एल्स के साथ बना सकते हो, बट मैं इसको बनाना चाह रहा हूं इफ एल्स विथ लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, हालांकि मैं जो अभी प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं वो प्रोग्राम लॉजिकली सही नहीं है, सीपीयू के लिए सही नहीं है, और मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, या फिर आज ही डिस्कस करूंगा कि क्यों सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरली मैं बोलता हूँ बाद में डिस्कस करूंगा तो आप लोग बोलते हैं अरे सर बाद में, ओके लेट इट बी। तो खैर यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीपल इफ के साथ कर रहे हैं। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, डेफिनेटली लार्जेस्ट नंबर होगा ए, राइट। बच्चे यहाँ पर कभी कभी और लिख देते हैं, तो मैं और के साथ पहले देखना चाह रहा हूं कि और के साथ क्या होता है। इफ बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज ग्रेटर देन सी, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू बी, एंड इफ सी इज ग्रेटर देन ए और सी इज ग्रेटर देन बी, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब और लगा देने से, क्योंकि यहाँ पे एंड लगना चाहिए। एंड क्यों लगना चाहिए, क्योंकि ए ना सिर्फ बी से बड़ा होना चाहिए, वो ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी लार्जेस्ट नंबर ए होगा। और बच्चे और लगा देते हैं, राइट। तो उस केस में देखिए ए इज ग्रेटर देन बी कंडीशन फॉल्स है, ए इज ग्रेटर देन सी कंडीशन फॉल्स है, तो इसकी तो बात ही नहीं है। बी इज ग्रेटर देन ए कंडीशन ट्रू है, हालांकि बी इज ग्रेटर देन सी कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है। और ये प्रिंट कर रहा है लार्जेस्ट नंबर बी, यानी अभी ये लार्जेस्ट नंबर 20 को मान रहा है। अगर हम यहीं पे प्रिंट कर दिए होते तो वो लार्जेस्ट नंबर 20 प्रिंट करता। अगला है सी इज ग्रेटर देन ए और सी इज ग्रेटर देन बी, तो लकीली सी हमारा सबसे बड़ा है, आखिरी कंडीशन सबसे बड़ी है। मगर अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, लेट इट बी 30, लेट इट बी 10, सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू, ए इज ग्रेटर देन सी, तो लार्जेस्ट ए है। नेक्स्ट B इज ग्रेटर देन ए कंडीशन फॉल्स है, बट B इज ग्रेटर देन सी कंडीशन ट्रू है, ये लार्जेस्ट B को लेके चलेगा। और अगर मैं इसके बाद प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट करेगा लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू B। एंड ये एरर क्या है, ये एरर बहुत सिंपल सा है, लॉजिकल ऑपरेटर का एरर है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर यूज करना होगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे काम हो तो आप एंड ऑपरेटर यूज कीजिए। जब आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन के किसी एक बिट के भी ट्रू होने पे काम हो, तब आप और ऑपरेटर यूज कीजिए। अगला जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो इफ एल्स इफ लैडर के केस में है, और वो तब करते हैं जब हम असाइनमेंट कर रहे हो किसी एक वेरिएबल में। चलिए इस चीज को भी मैं बताता हूं, और इन सभी चीजों का प्रैक्टिकल हम लोग आज देखेंगे आज के प्रैक्टिकल सेशन में। मैं प्रोग्राम्स भी दिखाऊंगा आपको, बट थ्योरेटिकली मैं दिखा रहा हूं कि कैसे वो एरर है, और इस चीज को आपको समझना होगा, ताकि आप कोड देखते ही समझ जाएं कि वो एक एरर है। आपको उसको सिस्टम पर रन कराने की जरूरत ना हो, और सिस्टम पर अगर कोई एरर आए आप जल्द से जल्द उसे दूर कर सके। तो इन केस ऑफ असाइनमेंट के केस में एरर आता है इफ एल्स इफ के केस में। तो मान लेते हैं मैं एक बी वेरिएबल बना रहा हूं, और मैं एक इंटीजर टाइप ए वेरिएबल बनाया, और मैंने उसमें वैल्यू डाली 15, और मैं कंडीशन लगा रहा हूं इफ ए इज ग्रेटर देन 5 बी इज इक्वल्स टू 1, राइट। एल्स इफ a is greater than 10 and a is less than 20, b is equals to 2, and else if last one, a is greater than 20 and a is less than 30, b is equals to 3, let it be। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू के आधार पर b को असाइन किया जा रहा है, यानी b में असाइनमेंट हो रहा है। और इस केस में जैसे ही आप इसे कंपाइल करोगे एक एरर आएगा, और बोलेंगे एरर क्या है, सिंटेक्स वाइज सब कुछ सही है। एरर है b को आपने असाइन या इनिशियलाइज नहीं किया। तो बोलेंगे कि
सारे वेरिएबल्स तो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज होते हैं। तब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं यानी क्लास के डेटा मेंबर्स सिर्फ वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होते हैं। जो आपके लोकल वेरिएबल्स है जो आप मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हो वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं होते, तो आपको उनको इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब वो एरर क्यों है? क्योंकि आपका कंपाइलर समझ रहा है कि 3 कंडीशंस चेक हो रही है और ऐसा हो सकता है कि तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। डेफिनेटली एक ही वैल्यू अगर 40 है तो तीनों कंडीशंस फॉल्स है। फॉल्स है नहीं, पहली कंडीशन ट्रू है। तो इसको मैं इसमें भी कर दे रहा हूं, इज लेस देन 5, ओके, ग्रेटर देन 1 कर दे रहा हूं, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। ओके, अब देखिए अगर हम ए की वैल्यू 40 रखें तो डेफिनेटली चारों कंडीशंस फॉल्स है, मतलब तीनों कंडीशंस फॉल्स है और बी को वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं होगी। तो अगर तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो इनिशियलाइज ही नहीं कर रहा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एल्स लिख करके बी को 0 असाइन कर दें। एक तरीका ये है। तो आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि चलो कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो बी में एक वैल्यू तो आ रही है, यानी बी इनिशियलाइज हो रहा है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एल्स नहीं लिखना चाहते तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ही बी को इनिशियलाइज कर दो। तो आप इन दोनों में से किसी तरीके को अपना करके यहाँ पे बच सकते हो। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो प्रोग्राम के साथ, जो नहीं करना चाहिए सिंटेक्स वाइज। थ्योरेटिकली हमने इन बातों को देखा, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे एरर्स आते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के केस में। तो आज के पार्ट 1 में हम लोगों ने इन बातों को डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम बची हुई चीजों को देखेंगे, जैसे कि आपका टर्नरी ऑपरेटर और आपका स्विच केस। साथ ही साथ इस बार हम लोग नेस्टेड स्विच केस और नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए अपने लैपटॉप पर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में वो कॉमन मिस्टेक्स जो हमसे होती हैं। हमने थ्योरेटिकली इनको डिस्कस किया, अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ जिस एरर की हम बात कर रहे थे, यानी सेमीकोलन के केस में हम लोग आउटपुट गेस गलत करते हैं। और ऐसा कैसे होता है, तो उसी चीज को देखने के लिए डिसीजन 1 करके मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और इसके अंदर क्लास बना रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग इन एरर्स को देखेंगे। तो चलिए इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम इफ के साथ होने वाली मिस्टेक को देखते हैं। इसको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही बनाना है, सो इट वोंट टेक टाइम, सिर्फ एक मेन मेथड बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग कंडीशन के साथ प्रिंटिंग करेंगे। तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, इसमें वैल्यू मैंने डाल दिया 10 और मैं कंडीशन लगा रहा हूं इफ a is greater than equals to और less than equals to 10, ओके। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं a की वैल्यू। अब ये ऑब्वियस है राइट कि इस केस में a की वैल्यू प्रिंट होगी और 10 ही प्रिंट होगी, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि कंडीशन ट्रू है, राइट। सिंपली आप मेन को कॉल कीजिए एंड देखिए 10 आउटपुट आ रहा है। मगर इसी प्रोग्राम के अंदर अगर हम थोड़े से चेंजेस करें, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी प्रोग्राम के अंदर मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाऊं, राइट, और कंडीशन लगाऊं, कंडीशन यही रहने दूं, तो अभी आउटपुट क्या आएगा? आप बोलेंगे अभी भी आउटपुट 10 आएगा। हाँ, यस, नो डाउट, अभी भी आउटपुट 10 आ रहा है एंड बिल्कुल एग्जीक्यूट करेगा ये। आखिरी चीज, अगर यहाँ पर कंडीशन सिर्फ लेस देन की हो तो अगर आप बोलेंगे कि अभी भी आउटपुट 10 आएगा, राइट, तो आप सही। पर अगर आप बोलेंगे कि अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा तो गलत है। रीजन ये है कि एक सेमीकोलन की वजह से ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये इफ का पार्ट है ही नहीं, राइट। ये स्टेटमेंट इफ का पार्ट नहीं है, ये इफ यही सेमीकोलन पे एंड हो रहा है और इसलिए इस बार भी आउटपुट आएगा और आउटपुट 10 ही आएगा। मगर इस बार जो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है वो इफ का पार्ट नहीं है, ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रोग्राम का पार्ट है और ये कंपलसरी स्टेटमेंट है। तो ये की कॉमन मिस्टेक जो सेमीकोलन के साथ करते हैं। दूसरी मिस्टेक जो हमारे लिए होती है या इफ के केस में होती है, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ अगर कंडीशन लगा हो तब होती है। फॉर एग्जांपल a++ लेस देन इक्वल्स टू 10, क्या आउटपुट आएगा? अगर इसका आउटपुट आप देखें तो इसका आउटपुट आएगा 11। लेट्स सी, yes you can see, so दो कंडीशन सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू 10 के लिए है बट आउटपुट आएगा 11। कई बार बच्चे यहाँ पे एक ये गलती करते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि कभी कभी अगर कंडीशन गलत हो, फॉर एग्जाम्पल लेस देन 10 की कंडीशन हो तो
फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 है, ए प्लस प्लस इज लेस देन 10। अब अगर सेमीकोलन नहीं, अब आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आउटपुट आएगा, क्योंकि ए प्लस प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले कंडीशन चेक होगा, राइट? सॉरी फॉर दैट। तो आप देख सकते हैं इस केस में आउटपुट आ रहा है, और इसकी वजह ये है क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। हालांकि कंडीशन a इज इक्वल्स टू 10 एंड a प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 10 फॉल्स है, क्योंकि अगर आप a प्लस प्लस की बात करें तो आप चेक करें 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मगर क्योंकि ये प्लस प्लस है, राइट, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से पहले कंडीशन चेक होगा। करंट वैल्यू 10 है, तो डेफिनेटली 10 इज इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू और प्रिंट हो जाएगा। अगर ये लेस देन 10 होता, a प्लस प्लस लेस देन 10, राइट, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और इस केस में कोई आउटपुट नहीं आता, क्योंकि a की वैल्यू 10 है एंड 10 इज लेस देन 10, कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स जाती है और कोई आउटपुट नहीं आता। अब यहां पर भी अगर आप देखें, राइट, यहां पर अगर केस करते हैं ग्रेटर देन 10 की, तो क्या आउटपुट आएगा? सो a की वैल्यू 10 है, डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 नहीं है, अभी भी आउटपुट नहीं आएगा, राइट, वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट। मगर इस केस में अगर हम प्लस प्लस ए कर दे तो हमको शायद आउटपुट मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इस केस में पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद वो चेक होगी, राइट? सो ये कॉमन मिस्टेक है जो हम प्लस प्लस या माइनस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्री और पोस्ट वर्जन में करते हैं। कंडीशन चेक होगा, प्री होगा तो पहले वैल्यू इवैल्यूएट यानी वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तब कंडीशन चेक होगा। पोस्ट होगा तो पहले कंडीशन चेक होगा और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, मगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। हमने पिछले जस्ट इससे पहले वाले सैंपल में a प्लस प्लस इज लेस देन 10 में देखा था। सो ये तो इफ के साथ मिस्टेक्स। अब इफ एल्स के साथ क्या मिस्टेक्स होती है? वो उसकी प्लेसमेंट की मिस्टेक्स होती है, क्योंकि जनरली हम चाहते हैं कि जहां इफ खत्म हो रहा है वहीं पे एल्स शुरू हो, राइट? सो अगर यहाँ पर अब मैंने एल्स रख करके कुछ भी प्रिंट किया, सपोज मैं यहाँ पर एल्स रख करके अमित प्रिंट कर रहा हूँ, लेट इट बी, राइट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर इफ यहाँ सेमीकोलन के साथ एंड हो गया तो ये एक एरर हो जाएगा। आप कंपाइल करके देखिए एंड यहाँ पर आप एरर्स में देखेंगे क्या आ रहा है, एल्स विदाउट इफ बोल रहा है कि इस एल्स के पास कोई इफ है ही नहीं। एंड रीजन ही यही है कि इफ यहाँ पर एंड हो रहा है और इफ खत्म होते ही कोई एल्स शुरू नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया और उसके बाद हम एल्स शुरू कर रहे हैं, तो ये एक मिस्टेक है। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होना चाहिए। इन एरर्स को आप कमिट ना करें, और अगर ऐसा एरर होता है तो आप तुरंत उसको ढूंढ करके डीबग करें। ये तो इफ और इफ एल्स के साथ केस हुआ। अब बात करते हैं हम लोग इफ एल्स विद लॉजिकल ऑपरेटर की। और लॉजिकल ऑपरेटर की प्लेसमेंट अगर गलत हो तो, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 नंबरों में बड़े नंबर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, राइट, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड लेट्स सपोज c इज इक्वल्स टू 30। एंड इस केस में हम लोग कंडीशन देंगे और यहीं पे प्रिंट करेंगे, आउटपुट भी यहीं पे दे देंगे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन b एंड, सॉरी हम और के साथ इसको रिप्लेस करते हैं, पहले गलत देखते हैं, a इज ग्रेटर देन c, राइट। दूसरा जो कंडीशन है वो होगा b के साथ, तो एल्स इफ b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, राइट। एंड फाइनल जो हम कंडीशन देंगे, एक काम करते हैं इसको मल्टीपल इफ रखते हैं, एल्स इफ नहीं रखते हैं। इफ एल्स के साथ भी ये एरर आता है, मल्टीपल इफ के साथ भी ये एरर आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड c इज ग्रेटर देन a और c इज ग्रेटर देन b एंड यहाँ पर हम लोग c की वैल्यू प्रिंट करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं एंड यहाँ पर c की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होगा ए बी सी में से वो हमारा प्रिंट होगा, सिर्फ लार्जेस्ट नंबर प्रिंट होगा, 10, 20 या 30। यहाँ के हिसाब से 30 प्रिंट होना चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। So you can see 2020, ओके, डेफिनेटली हम लोग 2020 नहीं खेल रहे हैं, पर 2020 आउटपुट क्यों आ रहा है? सो अच्छा, यहाँ पे 2 बार मैंने B प्रिंट कर दिया, यहाँ पे C प्रिंट होगा और दोबारा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, राइट। लेट्स सी, मेन कॉल किया, ओके, एंड 2030 एंड डेफिनेटली 2 नंबर्स एक साथ लार्जेस्ट नहीं हो सकते, कोई एक ही बड़ा होगा, और उसकी वजह ये है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। अब बोलेंगे दोनों कंडीशन कैसे ट्रू हो रही है? एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए b इज ग्रेटर देन a, 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है। हालांकि b इज ग्रेटर देन c, 20 इज ग्रेटर देन c फॉल्स है, मगर क्योंकि और लगा हुआ है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो ट्रू माना जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर c, यहाँ पे तो खैर दोनों ही कंडीशन ट्रू है,
इसीलिए सी भी प्रिंट हो रहा है यानी 30 भी प्रिंट हो रहा है, और बी भी प्रिंट हो रहा है यानी 20 भी प्रिंट हो रहा है। इस केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ एंड होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये तभी प्रिंट हो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, किसी एक के ट्रू होने पे ये प्रिंट ना करे, राइट। अब आप कंपाइल कीजिए, अब आप इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली ये करेक्ट आउटपुट देगा, राइट। तो ये लॉजिकल एरर के साथ हम लोग जो कुछ मिस्टेक करते हैं उसके बारे में बात हो गई। अब आखिरी चीज है इफ एल्स इफ लैडर में, और वो जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो जनरली असाइनमेंट के वक्त करते हैं, तो उसके लिए मैं एक इफ एल्स इफ लैडर बना रहा हूं। सो इफ a इज ग्रेटर देन 5, ओके, और लेस देन 5, a इज लेस देन 5, b इज इक्वल्स टू 10, ओके, एल्स इफ a is less than 10, b is equals to 20, else if a is less than 20, b is equals to 30. Okay, so हमने यहाँ पर b में असाइनमेंट किया और इसके बाद a और b की वैल्यू को प्रिंट कर दे। I hope you got this. और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि b को हमने कुछ भी असाइन नहीं किया, इनिशियली कुछ असाइन नहीं किया, बाद में तो वैल्यूज को असाइन किया बट इनिशियलाइजेशन उसका नहीं किया। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कंपाइल किया एरर आया, और एरर क्या आया, b माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। और मैंने बताया था ये एरर आएगा जब भी अगर आप इफ एल्स इफ लैडर के केस में किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं और उस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू नहीं मिली है। इसकी वजह यह है कि हमारे कंपाइलर को लगता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो और उस सिचुएशन में b के पास कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस सिचुएशन से बचने का, इस एरर से बचने का उपाय है, दो उपाय है। पहला, आप b को इनिशियलाइज कर दो किसी वैल्यू के साथ, इनिशियल वैल्यू उसको आप दे दो तो ये एरर नहीं आएगा। और दूसरा, अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, आप इफ एल्स इफ के थ्रू ही ये काम करना चाहते हो, तो आप एक एल्स ब्लॉक भी बनाओ और उस एल्स ब्लॉक में एक वैल्यू असाइन कर दो b को। वो आप तब असाइन करोगे जब तीनों कंडीशन फॉल्स होगी, राइट। सो ये एक मिस्टेक होती है जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को असाइन करते हैं इफ एल्स इफ के अंदर, और वो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होता, और खास तौर पर उस केस में जब एल्स नहीं होता, क्योंकि हम फॉल्स के केस में यानी सारे कंडीशन के फॉल्स हो जाने के केस को हम लोग नहीं डिफाइन करते और इसलिए एरर आता है। ये वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग बेसिकली इसमें करते हैं। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर को, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी हम वहां पे देखेंगे, और साथ साथ में स्विच केस अलॉन्ग विथ नेस्टेड स्विच केस। इसके बाद हम लोग एक ट्यूटोरियल उन प्रोग्राम्स को डील करने के लिए करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बेसिकली इफ एल्स इफ के साथ आते हैं या डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ आते हैं। सो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।